हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और आज इसके अंदर यूनिट थर्ड में हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है और इसके ऊपर स्टार लगा और इसका मतलब ये हमारे पास इसका यूनिट थर्ड का अथवा वाला पार्ट है। ठीक है, इसके उल्टे जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट ही है अलजेब्रा का, बस उनके लिए क्या है, इसके अंदर यूनिट फोर्थ है और लेक्चर नंबर हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये सेमेस्टर सिस्टम्स वालों के लिए तो ये हमारे पास कंपलसरी है, और ये हमारे पास जो एनुअल या साल में एक बार एग्जाम होता है उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ऑप्शनल है, पर टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखिएगा। ये CSI और नेट का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर, इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमारे पास एक थ्योरम नंबर 2 है। हमारे पास एक थ्योरम नंबर 2 है। हम गलोइस थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक गलोइस थ्योरी के हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में गलोइस थ्योरी, गलोइस ग्रुप, गलोइस एक्सटेंशंस के बारे में, और सेकंड लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 1 की थी। फिर लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक एग्जाम्पल कर लिए थे, है ना भाई। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हमारे पास है थ्योरम नंबर 2। आज है हमारे पास थ्योरम नंबर 2, और ये थ्योरम नंबर 2 है, ये JPH की बुक में पेज 297 के ऊपर है, और थ्योरम नंबर 10.7 नाम से बुक के अंदर है। तो आप लिखिए थ्योरम 10.7 का स्टेटमेंट जो पेज 297 के ऊपर है। सबसे पहले लिखिए, ये थ्योरम्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई और कई बार पूछी जा सकती है, हर बार इसके चांसेज रहते हैं आने के। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, पहले आप एक बार थ्योरम्स पढ़िए और पहचानिए कि क्या आप इस थ्योरम्स को थोड़ा बहुत कर पाओगे। तो क्या कहती है थ्योरम हमारे पास, इफ कैपिटल K इज फाइनाइट सेपरेबल एंड नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड F, देन एन एलिमेंट ऑफ K विच रिमेन्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, नो चेंज, बदले नहीं। फॉर ईच मेंबर ऑफ द गलोइस ग्रुप G, K और F इज नेसेसरली ए मेंबर ऑफ F। ठीक है, पहली बात इसके अंदर ये ध्यान में रखने वाली है, इसको ओनली ऐसे भी छोड़ के दे सकता है। गलोइस ग्रुप होता है, नाम लिख के दे दिया अगले ने, बहुत अच्छी बात है, बट इससे पहले जो एग्जाम्पल वगैरह दिए थे उसके अंदर इन्होंने सीधा G, K और F लिखा। अब की बार इन्होंने नाम लिख के दे दिया तो पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज हम इस सिंबल से पहचानते कि G, K और F हमारे पास क्या है, एक गलोइस ग्रुप है। ओके भाई, तो चले इस थ्योरम्स में करें, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं सेम टू सेम आपको बुक वाली ही थ्योरम्स यहाँ करवाने वाला हूँ, क्योंकि अपनी JPH की बुक में बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज से इसको अच्छे से मेंटेन कर रखा है। ठीक है, पर अगर आप बुक में एक बार पहली नज़र में देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, पर दूसरी बार तीसरी बार देखोगे तो हो सकता है कुछ हिस्सा आपके समझ में आ जाए। बट अपन मान के चलेंगे इस थ्योरम में हमें फिलहाल कुछ नहीं आता, और सच्चाई भी यही है, एक बार हमें कुछ नहीं आता। तो चलिए कैसे हम इसका जुगाड़ करें ताकि हम इसे अच्छे से लिख सकें। बस शर्त यही है कि हमें छोटे छोटे वर्ड्स का पता होना जरूरी है, जैसे गलोइस ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सेपरेबल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, इनवेरिएंट इट मीन्स नो चेंज। बस गलोइस ग्रुप और नेसेसरी मेंबर ऑफ है वगैरह के शब्दों के बारे में जानकारी आवश्यक है। और अब जहां तक मैं मानता हूं, ठीक है, फाइनाइट एक्सटेंशंस आपको पता है, नॉर्मल एक्सटेंशंस को भी आप ठीक अप्लाई कर दोगे। जैसे नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होती है, स्प्लिटिंग फील्ड फॉर मिनिमल पॉलिनोमियल। फिर हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, वहां फंस जाओगे। सेपरेबल एक्सटेंशंस है, ये आपने यूनिट थर्ड के पहले वाले पार्ट के अंदर आपने पढ़ के आए हो, बट लास्ट आते आते मैंने भी एक बार इसको छोड़ दिया था क्योंकि पीछे के चैप्टर के ऊपर डिपेंड था। तो मैं मान के चलूंगा सेपरेबल एक्सटेंशंस की डेफिनेशंस एक बार आपको पता होनी चाहिए, पर आपको नहीं पता है तो उसका भी हम एक बार यहाँ ठीक जुगाड़ करेंगे। तो पहले लगाइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बहुत ही इजी थ्योरम है अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो चलिए अब हम इसके थ्योरम के प्रूफ लगाने लायक हो गए हैं। अब हम इसका कुछ हिस्सा देखते हैं। जैसा जैसा दिया हुआ है आप तो वैसे वैसे लिखते जाइए। मान के चलेंगे अगर ये थ्योरम 10 नंबर की आती है तो इसके अंदर कम से कम 3 या 4 नंबर तो लाने हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं आता हो
तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इफ का मतलब क्या है, गिवन है, तो हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, हम क्या लिखेंगे भाई, इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट कैपिटल के इज फाइनाइट, कैपिटल के इज फाइनाइट। देखते जाइए हम इसी थ्योरम के स्टेटमेंट को देख के कितना लिख सकते हैं। इट इज गिवन दैट कैपिटल के इज फाइनाइट, देखो एक प्रकार से क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन, फाइनाइट एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के पहले आप फील्ड वर्ड भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड एफ। ठीक है भाई, ये कहना चाह रहा है कि ये के है, ये फाइनाइट एक्सटेंशन है, ये सेपरेबल एक्सटेंशन है, और ये नॉर्मल एक्सटेंशन है, किसके ऊपर है, ऑफ ए फील्ड के ओवर एफ। यानी ये ऐसा कहना चाह रहा है कि के ओवर एफ है। ध्यान से देखिए, आपके पास के ओवर एफ है, ये हमारे पास एक्चुअली फील्ड है, ये इसकी सब फील्ड है, ये इसकी सब फील्ड है, और इसको कैसे रीड किया जाता है, के ओवर एफ, के ओवर एफ इसको पढ़ा जाता है। तो हम ये हमारे पास दिया हुआ है कि लेट इफ का मतलब गिवन का काम करेगा, के इज फाइनाइट नॉर्मल सॉरी फाइनाइट एक्सटेंशंस ऑफ ए फील्ड एफ। अर्थात अब बताइए फाइनाइट एक्सटेंशंस को आप कैसे डिनोट करते हैं, के ओवर एफ इज इक्वल टू फाइनाइट एन मान लो, और इसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास फाइनाइट है, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। मतलब जो दिया हुआ हिस्सा था उसके अंदर हमारे पास हमने फाइनाइट एक्सटेंशंस को यहाँ पर लिख लिया है। फिर हमारे पास सेकंड में क्या दे रखा है, यही के क्या है, सेपरेबल एक्सटेंशंस भी है, तो हम लिखेंगे अगेन इट इज गिवन दैट, तो फिर आपसे आप लिखिए अगेन इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें फिर से दिया हुआ है कि कैपिटल के इज सेपरेबल, कैपिटल के इज सेपरेबल। देखिए अगेन इट इज गिवन दैट कैपिटल के इज सेपरेबल एक्सटेंशंस ऑफ ए फील्ड एफ, ये भी हमें दिया हुआ है, एक्सटेंशंस ऑफ ए फील्ड एफ, एक्सटेंशंस ऑफ ए फील्ड एफ। अब मैं आपको बताऊं कि हमें नहीं पता एक बार सेपरेबल एक्सटेंशंस क्या होती है, और ना ही आपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 9 में इसको पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो इस सेपरेबल का मीन्स क्या होता है आपको कुछ नहीं लिखना, बस आप एक बार ऐसा कैसा लिखा रहने दो, जहां इसकी ज़रूरत होगी वहां इसको देखेंगे। तो गलत मत लिखना, जितना आता है वो सही लिखना, बाकी आप ऐसा कैसा छोड़ सकते हो। तो ये हमारे पास सेपरेबल एक्सटेंशंस के वाले पार्ट्स को भी हमने क्या कर लिया है, इधर काम में ले लिया है। और क्या दे रखा है, के इज नॉर्मल एक्सटेंशंस ऑफ ए फील्ड एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट, तो तीसरी बात हमारे पास क्या जाएगी, एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट, एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ये भी हमें दिया हुआ है कि कैपिटल के इज नॉर्मल, कैपिटल के इज नॉर्मल एक्सटेंशन, कैपिटल के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ, ये भी हमें दिया हुआ है कि कैपिटल के है वो क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशंस ऑफ ए फील्ड है एफ की। इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं नॉर्मल एक्सटेंशंस के बारे में। नॉर्मल एक्सटेंशंस क्या कहता है, द स्प्लिटिंग फील्ड, द स्प्लिटिंग फील्ड, द स्प्लिटिंग फील्ड क्या आ जाए, ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल, ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल, ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल। और मिनिमल पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखोगे, पी एक्स बिलोंग करता है एफ ओवर एक्स, और ये वाला बड़े ब्रैकेट में आएगा फॉर ईच एलिमेंट ऑफ के, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ के, ऐसा हम इसकी डेफिनेशन से जानते हैं, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल के। तो इतना हम इसकी डेफिनेशन से जानते हैं। तो हमने ये भी लिख लिया कि ये के क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन है ऑफ ए फील्ड एफ के ऊपर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा का पूरा गिवन है वो काम में ले लिया है। ठीक है भाई, तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले हैं, कहीं भी हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कत इधर तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो मैंने यहाँ स्किप कर दिया है क्या कि सेपरेबल एक्सटेंशंस क्या होता है, तो आप एक बार ऐसे लिख लेना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरतें नहीं है। फाइनाइट एक्सटेंशन को जानते हैं, ऐसे लिखते हैं, और नॉर्मल एक्सटेंशंस को हम पिछले वाले यूनिट में अप्लाई कर चुके हैं 3-4 बार कि द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल px बिलोंग f of x फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए के। ठीक है, देन एन एलिमेंट, देन का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ हमें सिद्ध करना है। तो लिखिए नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, और अब लिखते जाइए ऐसा कैसा पूरा लिख दीजिए। नाउ ही, देन का मतलब नाउ हियर वी हैव टू शो दैट एन एलिमेंट ऑफ के, लिखिएगा पूरा इस बात को, एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल के विच रिमेन जो हमें बताता है इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब नो चेंज। आपने अगर टेंसर एनालिसिस पढ़ा है तो उसके अंदर देख लिया होगा, इनवेरिएंट बहुत बार हमने लिखा था। फॉर ईच मेंबर, फॉर ईच मेंबर, फॉर ईच मेंबर ऑफ द गलोइस ग्रुप, ऑफ द गलोइस ग्रुप, और गलोइस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जी के ओवर एफ। ध्यान देना, एग्जाम में इस वर्ड को ये हटा स्किप भी कर सकता है, गायब कर सकता है, तो जी के ओवर एफ देख के आप बोल सकते हो गलोइस ग्रुप जी के ओवर एफ है। इज नेसेसरली, आवश्यक हो गया इसको भी सिद्ध करना, इज नेसेसरली ए मेंबर ऑफ एफ, ए मेंबर ऑफ एफ, कि ये भी हमारे पास एक मेंबर बने इस फील्ड एफ के, ए मेंबर ऑफ एफ। मतलब ऐसा हमें सिद्ध करना है, मतलब क्या करना भाई, ऐसा हमें सिद्ध करना है। नाउ हियर, देन का मतलब नाउ हियर वी हैव टू शो दैट एन एलिमेंट ऑफ के विच रिमेन्स इनवेरिएंट फॉर ईच मेंबर ऑफ द गलोइस ग्रुप जी के और एफ इज नेसेसरली ए मेंबर ऑफ एफ। ठीक है, अब अगर इसके अंदर ध्यान से अगर आप देखते हो तो हम क्या बोलेंगे, यहां भी हमारे पास एक प्रकार से कुछ ना कुछ गिवन है। ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां भी कुछ ना कुछ गिवन है, मतलब ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इस प्रूफ वाले पार्ट में भी आप ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, कि एन एलिमेंट ऑफ के, एन एलिमेंट ऑफ के, तो आप यहां एक मान लो एक बार कि लेट एन एलिमेंट ऑफ के, कोई नाम दे दो भाई, एन एलिमेंट ऑफ के, एन एलिमेंट ऑफ के, उसको मैंने नाम दे दिया सिग्मा बिलोंग करता है के अंदर। देखो सिग्मा नाम मत देना भाई, क्योंकि इस चैप्टर में हम सिग्मा क्या होती है, K2 होती है, उसको एक मैपिंग का काम होता है, बदल लो एक्स वाई, एल्फा नाम दे दो, चलो एल्फा बीटा ले लेंगे, तो हम बोलेंगे एल्फा बिलोंग करता है ए के अंदर। देखो ध्यान से देखिए, मैं वापस यही वाली बात लिखूंगा कि लेट एन एलिमेंट ऑफ के, उस एलिमेंट को हमने क्या बोल दिया, एल्फा कह दिया, तो मैंने बोल दिया से एल्फा बिलोंग के, से एल्फा बिलोंग के विच रिमेन्स, ब्रैकेट्स लगाते जाइए, विच रिमेन्स लगाते जाइए ब्रैकेट, तो समझते जाइए, विच रिमेन्स इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट फॉर ईच मेंबर, ऐसा कैसा लिखते आइए, फॉर ईच मेंबर ऑफ दी, फॉर ईच मेंबर, फॉर ईच मेंबर ऑफ दी, मीनिंग सही लिख लेना भाई, हो सकता है गलती हो जाए, गलोइस ग्रुप, गलोइस ग्रुप, गलोइस ग्रुप जी के ओवर एफ, जी के ओवर एफ है। और बताइए जी के ओवर एफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, इट इज इनवेरिएंट, आई ई, इट इज इनवेरिएंट, इट इज इनवेरिएंट, आई ई, इट इज इनवेरिएंट फॉर ईच, फॉर ईच, देखो मैं क्या लिखता हूं इधर आप समझ जाओगे, फॉर ईच एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, एफ ऑटोमॉर्फिज्म, एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल के। क्यों लिखा, समझ में आ गया होगा
कि जो ग्लोइस ग्रुप की डेफिनेशन है उसके अंदर क्या आएगा, ऑटोमॉर्फिज्म आएगा। इनवेरिएंट का मतलब नो चेंज, कौन चेंज नहीं हो, ये भी हम आपको अभी बताएंगे। तो मतलब यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं कि फॉर ईच मेंबर ऑफ द ग्लोइस ग्रुप जे की और एफ इज, ये तो यहां तक ऐसा कैसा लिखा है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देन एन एलिमेंट ऑफ के, तो हमने उस एलिमेंट को एक बार एल्फा बोल दिया, तो हमने देखो अपनी मर्जी से माना है, तो मैंने क्या लगाया, लेट एन एलिमेंट ऑफ के, ठीक है भाई, लेट एन एलिमेंट ऑफ के, देखिए लेट एन एलिमेंट ऑफ के से एल्फा विच रिमेन्स इनवेरिएंट फॉर ईच मेंबर ऑफ द ग्लोइस ग्रुप जी के और एफ। और ग्लोइस ग्रुप का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के एफ फिक्स पॉइंट वाइज या फिक्स एफ पॉइंट वाइज सच दैट सिग्मा ए इज इक्वल टू ए। मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में, तीनों वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास क्या होता है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म होता है, और इसके बीच में ये लगाना ये साइन एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। और इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होना चाहिए। कौन चेंज नहीं होना चाहिए, एल्फा बिलोंग्स टू के, मतलब मान लो पहला सेट है के टेस्ट टू के, इसमें भी एल्फा होना चाहिए। मान लो दूसरे सेट में सिग्मा 2 आ गई मैपिंग, इसमें भी एल्फा के अंदर होना चाहिए। हर एक सेट के अंदर ये वाला जो एलिमेंट है ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको नाम दे दिया है एल्फा बिलोंग कैपिटल के, और ये हमारे पास चेंज नहीं होना चाहिए किसके अंदर, फॉर ईच एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। ये वर्ड है भाई हमारे पास एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। अगर मैं एक बार यहां से देखूं तो ये एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ के, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर ईच एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल के, ठीक है। यहाँ से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख लो आप कि इट इज इनवेरिएंट फॉर ईच एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो एलिमेंट बता रहा था, इस एलिमेंट को हमने क्या मान लिया, एल्फा बिलोंग के मान लिया, जो क्या कर रहा है, विच रिमेन्स इनवेरिएंट फॉर ईच मेंबर ऑफ द ग्लोइस ग्रुप जी के ओवर एफ। ध्यान से देखना, सिद्ध क्या करना है, इज नेसेसरी ए मेंबर ऑफ एफ। सिद्ध क्या करना है, इज नेसेसरली, आवश्यक रूप से वो मेंबर हो फील्ड का। कौन ये वाला एन एलिमेंट ऑफ के। एन एलिमेंट ऑफ के का मतलब एल्फा बिलोंग के, एल्फा बिलोंग के है। ये एल्फा किसका होना चाहिए, मेंबर ऑफ एफ का होना चाहिए। ये हमारे पास मेंबर किसका होना चाहिए भाई, एफ का होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा एक बार, अदरवाइज आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हमने जो एन एलिमेंट है उसको हमने एक बार एल्फा मान लिया, अब वो एल्फा मेंबर होना चाहिए एफ का भी। तो देखो मैं एक बार ऊपर से हटा रहा हूं इसे, तो हम लिखेंगे नाउ वी शैल शो दैट, ठीक है भाई। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ वी शैल शो दैट। अब हमें वास्तव में जो प्रूफ करना है वो कुछ इस प्रकार से प्रूफ करना है, नाउ वी शैल शो दैट, नाउ वी शैल शो दैट। अब हमें जो प्रूफ करना है हम क्या लिखेंगे, एल्फा बिलोंग करे एफ के अंदर, सीधा लिख दो, ये अपने आप ही माना जाएगा लैंग्वेज के अंदर कि एल्फा इज मेंबर ऑफ एफ। एल्फा इज नेसेसरली रूप से, मतलब 100% एल्फा बिलोंग्स टू एफ हमारे पास ही आना चाहिए। अब ये हमें सिद्ध करना है, तो नाउ वी शैल शो दैट एल्फा बिलोंग करे एफ के अंदर। तो आपने देखा होगा हमारे पास जो थ्योरम दे रखी थी उसका हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते आए। हमें सेपरेबल एक्सटेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन से नहीं थी, हालांकि आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो 100% आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी, फिर भी मैंने एक बार यहाँ स्किप कर दिया ताकि अपना गलती ना लिख पाए, ठीक है। तो अब आप लाइनें काउंट कर सकते हो कि हम कितनी लाइनें केवल और केवल हम स्टेटमेंट को देख के लिख पाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, मतलब लगभग हमारे पास ही हाफ से लगभग पूरा पेज ही हम इस थ्योरम्स को देख के कर पाए हैं। तो 10 में से 3 या 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, और केवल
क्यों नहीं जाएंगे, आपका सिस्टम लिखने का अच्छा था। मैं हर एक लेक्चर्स के अंदर हर एक थ्योरम हो या हर एक क्वेश्चन हो, हम एक अच्छा पैटर्न फॉलो करते हैं ताकि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन एक बार नया भी बन के आ गया तो हम उसको इस हिसाब से लिख पाएँ कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ देखिए ये इनको अच्छे से आता है। पर हम ईमानदारी से बहुत सारे टॉपिक सीखेंगे, एक भी लेक्चर्स के अंदर हमने ऐसे नहीं कहा कि चलो देखो जैसे भी करके इसका जुगाड़ किया। अभी हमारे पास ये जो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है इसके अंदर थोड़ा टाइमिंग की कमी है, इसलिए हमें इम्पोर्टेंट थ्योरम करवाने का एक प्रकार से प्रेशर मान लो। बाकी जैसे थोड़ा टाइम मिलता है पूरा 100% वापस इसको रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। पर एक बार के लिए इतना ही। अब आप समझ गए होंगे कि गिवन के नाम पे कौन है और प्रूफ हमें कौन करना है। तो ये गिवन है, इट इज गिवन दैट के इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ, यानी के ओवर एफ इज इक्वल टू एन इज फाइनाइट, इक्वेशन 1। अगेन इट इज गिवन दैट के इज सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मानिए भाई ये जो गिवन था सेपरेबल एक्सटेंशन, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये भी आपके पास गिवन है के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ। नॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल पी एक्स बिलोंग एफ ऑफ एक्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ के। ये भी गिवन का काम कर रही है, तो आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, ये हमने ऐसा कैसा थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिया है। इस थ्योरम के स्टेटमेंट में फिर से हमारे पास एन एलिमेंट ऑफ के, तो इसके अंदर हमने एक बार एल्फा मान लिया है, तो हमने बोल दिया कि लेट एन एलिमेंट ऑफ के विच रिमेन्स इनवेरिएंट फॉर ईच मेंबर ऑफ द गलोइस ग्रुप के ओवर एफ। और गलोइस ग्रुप का मतलब क्या होता है, इट इज इनवेरिएंट फॉर ईच एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए के। और एफ हमारे पास एक प्रकार से फिक्स एफ पॉइंट वाइज है, जो आप प्रीवियस लेक्चर 3, 2 एंड 1 के अंदर सीख चुके हो, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब हमारे पास इसके आगे मेन थ्योरम स्टार्ट होती है, जो छोटी छोटी बातें हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं मानते हुए चलूँगा यहाँ तक आप 100% लिख पाओगे, और वीडियो केवल एक बार देखते ही इतना लिख पाओगे, अगर आप साथ साथ लिखते हो तो ही। और अगर ऐसे एकटक होके देखते हो वीडियो, केवल ऐसे देखा, स्पीड बढ़ा के देखा, तो समझ लो मर गई, आज नहीं तो कल, है ना। तो अपने वीडियो स्पीड बढ़ा के देखने लायक नहीं है। यहाँ कोई भी फिल्म नहीं चल रही है, या फिल्म चल रही है तो समझ लो आप इतनी हार्ड फिल्म चल रही है कि देख लास्ट में जाके कवर क्लियर होती है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्म वगैरह होती हैं, उनकी कहानी लास्ट आते आते समझ में आती है, वो भी हम 2-3 बार देखें तब जाके, ओके। तो चलो अब हमारे पास यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन हैं। देखिए अब मैंने यहाँ से एक बार रफ कर देता हूँ इसको, क्योंकि हमें फिर से व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्पेस की ज़रूरत होगी, ठीक है भाई। हमें यहाँ फिर से व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्पेस की ज़रूरत होगी। हम इसे कम से कम एक बार और पूरा फिलअप करेंगे, तब जाके हमारे पास 10 नंबर का जुगाड़ होगा। देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 3 क्या है, ये आप ध्यान रखोगे। पहले में के फाइनाइट एक्सटेंशन है, ठीक है भाई, के फाइनाइट एक्सटेंशन है। दूसरे में के सेपरेबल वाली कहानी है, दूसरे में के सेपरेबल वाली कहानी है, ये भी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, सेपरेबल एक्सटेंशन है। तीसरे में हमारे पास नॉर्मल एक्सटेंशन है, नॉर्मल एक्सटेंशन है, ठीक है भाई। तीसरे में ये हमारे पास नॉर्मल एक्सटेंशन है। अब देखिए मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जो आप खूब अच्छे से जानते हैं, और वो मैं क्यों लिखूँगा ये मैं बाद में, या चलो अभी साथ साथ ही बताते हैं कि सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि इफ के ओवर एफ, क्या जानते हैं भाई, अगर हमारे पास के ओवर एफ इज फाइनाइट एक्सटेंशन हो, अगर एक्सटेंशन ऑफ एफ, हम जानते हैं कि अगर के ओवर एफ इज फाइनाइट एक्सटेंशन होता है, देन कहाँ से काम में लिया भाई, के ओवर एफ इज फाइनाइट एक्सटेंशन से, यूजिंग इक्वेशन 1। तो हम यहाँ लिख लेंगे साथ साथ ही यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमारे पास ही गिवन था। तो हमने लिख लिया इफ के ओवर एफ इज फाइनाइट एक्सटेंशन से, देन एन एल्जेब्रिक, यस, देन इट इज एन
इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ओवर एफ, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन से ओवर एफ। अब ये क्यों लिखा ओवर एफ है, तो आप इसके ब्रैकेट्स में लिखोगे बाई थ्योरम, ऐसा हम जानते हैं बाई थ्योरम। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारे पास चैप्टर 9 है फील्ड एक्सटेंशन वाला, उसमें थ्योरम 9.2 है जो मैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर करवा चुका। यानी अगर आप सेमेस्टर सिस्टम्स वाले स्टूडेंट हो तो आपके इस यूनिट 3 का लेक्चर्स नंबर 3 देखना, और एनुअल वाले हो तो भी आप यूनिट 3 के लेक्चर्स नंबर 3 में देखना, ठीक है। तो उनका यथो वाला पार्ट चल रहा है, उनकी एक पूरी अलग से ही यूनिट है। इसके अंदर थ्योरम 9.9 जहां मैंने थ्योरम नंबर 2 से लिखवा रखी है, और थ्योरम 2 का स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर K ओवर F इज फाइनाइट एक्सटेंशन है तब वो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सटेंशंस भी होता है। तो ये हमने क्यों काम में लिया, क्योंकि ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास इस इक्वेशंस 1 का रोल यहीं पर समाप्त हुआ। तो ये जो मतलब जो हमारे पास गिवन होगा वो 100% काम में आने वाला है, तो ये हमारे पास सप्लाई हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट अगर K ओवर F इज फाइनाइट एक्सटेंशन है देन इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ओवर F। तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 है वो गिवन का हिस्सा हमारे पास काम में आ चुका है। अगर ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है तो हम बोल सकते हैं उस वक्त K इज एन एल्जेब्रिक ओवर F। तो हम बोल सकते हैं हेंस K इज एन एल्जेब्रिक ओवर F। तो हम बोल सकते हैं K इज एन एल्जेब्रिक ओवर F। और अगर K एल्जेब्रिक ओवर F है तो आप बता सकते हैं K के अंदर कौन बिलोंग कर रहा है, एल्फा बिलोंग कर रहा है K के अंदर। तो हम बोलेंगे एंड हेंस एल्फा बिलोंग्स टू K, एंड हेंस एल्फा बिलोंग्स टू K, एंड हेंस एल्फा बिलोंग्स टू K इज एल्जेब्रिक ओवर F, इज एल्जेब्रिक ओवर F। तो ये हमारे पास क्या है, K एल्फा बिलोंग्स टू K इज एल्जेब्रिक ओवर F। मतलब हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 का रोल खत्म हुआ। उन्होंने हमें ये बता दिया कि जो K में आप एलिमेंट्स लेके चल रहे हो ना एल्फा, वो हमारे पास एल्जेब्रिक ओवर F है। तो आप कहें तो हम इसे इक्वेशंस नंबर 4 मान के चल लेते हैं, ठीक है भाई। तो मैं एक बार यहाँ से वापस स्टेटमेंट हटा रहा हूँ, ये थ्योरम 9.2 का है, बट एग्जाम में आप केवल ऐसे लिखोगे बाई थ्योरम, वहाँ नहीं दिखाना है कि चैप्टर 9 का है। अगर आपने ऐसे लिखा हुआ दिखाई दिया है ना बाई थ्योरम 9.2 तो समझ लेना, मान के चलेगा अगले ने नकल किया आप तो 0 नंबर देगा, भले ही आप ईमानदारी से करके आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसी हरकतों से दूर रहना है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एल्फा बिलोंग्स टू K, ऊपर लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, कि एल्फा बिलोंग्स टू K इज एल्जेब्रिक ओवर F। ये हमारे पास एल्जेब्रिक ओवर F है, और ये हमारे पास इस इक्वेशंस नंबर 4 के अंदर आ गई है, ठीक है भाई। तो मैं ये भी मानते हुए चलूँगा कि इस इक्वेशंस नंबर 4 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब आप एक बार इसके अंदर जो सेपरेबल को छोड़ो, हमें सेपरेबल थोड़ा सा कम मालूम है इसलिए मैं इसको लिखने से बच रहा हूँ। हालांकि देखो काम में तो लेना ही पड़ेगा, दिया हुआ है तो सेपरेबल एक्सटेंशंस पर, बट पहले आप इक्वेशंस नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है। इक्वेशंस नंबर 3 क्या कहती है, हमारे पास नॉर्मल एक्सटेंशन, समझिएगा ये हमारे पास क्या है नॉर्मल एक्सटेंशंस। नॉर्मल एक्सटेंशंस इट मीन्स स्प्लिटिंग फील्ड, इट मीन्स स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ ए मिनिमल पॉलिनोमियल, और Px बिलोंग करती है f ऑफ x के अंदर, Px बिलोंग करती है f ऑफ x के अंदर। अब मेरे को नहीं बताना चाहिए आपको कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास आखिर क्या होता है,
बट एक प्रकार से मिनिमल पॉलिनोमियल में आप ऐसे समझो के ओवर एफ इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। तो ये तो हम यहाँ से लेके आ गए कि एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। उस वक्त हमारे पास लोवेस्ट डिग्री, छोटी से छोटी डिग्री का जो पॉलिनोमियल है, मान के चलो कि कम से कम हमारे पास मान के चलेंगे 1 डिग्री का आ गया। जैसे एक पॉलिनोमियल आ गया x-2, तो हमने बोल दिया कि हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो हम इसकी डिग्री एक बार ऑलरेडी 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमने लिख दिया था पहले कि px बिलोंग करता है qx f(x) के अंदर। तो इस पॉलिनोमियल को px तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम ऐसे लिख रखा है px है वो पॉलिनोमियल तो बिलोंग करता है f(x) के अंदर। ठीक है, तो इसको कोई दूसरा नाम दे दो, माना qx मान लो इसे। तो अब आप लिखोगे लेट स्मॉल qx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल, बी द मिनिमल पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है। देखिए ध्यान से, हमने मान लिया लेट qx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर एल्फा ओवर एफ, फॉर एल्फा ओवर एफ। ध्यान से समझिएगा भाई, ऐसे ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं इसको कि मिनिमल पॉलिनोमियल भी हम उसके अंदर एक छोटा लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे। जैसे ऐसे मानो x² - 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है। ध्यान से समझिएगा भाई, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। क्या हम इसे ऐसे या इसको ऐसे बोल दो कि f(x) हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x-1 और x-2? देख लो, चाहिए ओपन करेंगे तो यही आएगा। अब मैंने बोल दिया माना ये तो पॉलिनोमियल px है और ये पॉलिनोमियल qx है, तो एक तो इसका रूट कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 सेटिस्फाई करेगा, एक इसका रूट 2 सेटिस्फाई करेगा, और एक बार और ये जो रूट आए 1 2 ये हमारे पास किसके एलिमेंट्स आने चाहिए, उस फील्ड के एलिमेंट आने चाहिए, और फील्ड हमारे पास क्या है, k है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे पास एल्फा एक प्रकार से इसका रूट का काम करने वाले हैं। तो px तो हम यहाँ लिख चुके, px बिलोंग करता है f(x) के अंदर। ये इस पूरे को आप px मान लो, तो इसको हमने कुछ नया मान लिया, qx मान लिया। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे तो हमने लिखा लेट qx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर एल्फा ओवर f एंड सिंस, और ये भी देखिए आप k इज नॉर्मल एक्सटेंशन, यस कैपिटल k इज नॉर्मल एक्सटेंशन। जानते हैं ना कैपिटल K क्या है, यहाँ नॉर्मल एक्सटेंशन है ऑफ द फील्ड F के लिए। क्यों भाई, तो आप लिख देना यूजिंग इक्वेशन 2, नहीं भाई 2 में सेपरेबल है, यहाँ यूजिंग इक्वेशन 3 ऑफ फील्ड F यूजिंग इक्वेशन 3। ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल एक्सटेंशन आ गया ऑफ फील्ड F यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 1 रूट, कम से कम इसका एक रूट। जैसे यहाँ हमने 1 और 2 लिया था, तो यहाँ क्या लें, एल्फा ऑफ g(x), एल्फा ऑफ g(x) लिखिए या आप f(x) लिखिए, कम से कम हमारे पास एक रूट एल्फा ऑफ qx माना है ना, qx, कम से कम हमारे पास एक रूट, देखो ये रहा हमारे पास। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको कि हमारे पास f(x) ऐसे था x² - 3x + 2। इस एग्जाम्पल की मदद से आप समझ सकते हैं इसको, x-1 x-2। जैसे इसको मान लो हमने qx मान लिया, तो कौन सेटिस्फाई करेगा, 2 रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ एल्फा की वैल्यू एक प्रकार से क्या आ गई, 2 आ गई। तो मैंने लिखा कि सिंस कैपिटल K इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड F एंड 1 रूट एल्फा ऑफ q(x) बिलोंग टू K, मतलब ये हमारे पास एक रूट आ गया एल्फा इज इक्वल टू 2। जैसे 2 इसको सेटिस्फाई करेगा इस qx को, तो हमने बोल दिया 1 रूट एल्फा ऑफ qx जो बिलोंग करेगा इस फील्ड के अंदर, जो बिलोंग करेगा इस फील्ड के अंदर। कौन सी फील्ड, बिलोंग फील्ड के, देन ईच रूट ऑफ समझते जाइए एक बार इसको, देन ईच रूट ऑफ q(x) बिलोंग करेगा K के अंदर, बिलोंग करेगा हमारे पास कैपिटल K के अंदर।
बिलोंग करेगा हमारे पास है कैपिटल के अंदर। तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, कैपिटल के इज द स्प्लिटिंग फील्ड एंड हेंस कैपिटल के इज द स्प्लिटिंग फील्ड। कैपिटल के इज दी हमारे पास क्या होगी, स्प्लिटिंग फील्ड होगी ऑफ क्यू ऑफ एक्स के लिए। स्प्लिटिंग फील्ड होगी हमारे पास ऑफ क्यू ऑफ एक्स के लिए आई ई। ठीक है, तो एक बार ये लाइन का स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट इसको बिल्कुल एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे तो हमारे पास किसी भी प्रकार की यहाँ परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखो एक प्रकार से पहले तो ये देखो कि ये तो हमारे पास किसका काम कर रहे हैं, गिवन का काम कर रहे हैं। इक्वेशन 1 मैंने आपको बता दी, इक्वेशन 1 काम में आने के बाद हमारे पास एल्फा बिलोंग करता है के अंदर और के है एल्जेब्रिक ओवर एफ। के है हमारे पास एल्जेब्रिक ओवर एफ, यानी ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, एक बार समझिए के है और के अंदर हमारे पास एल्फा बिलोंग करता है, ये तो हमने कह ही दिया था। और के आपको पता ही है, ये जो के ओवर एफ होता है ये आपको पता है, ऊपर वाली हमारे पास फील्ड होती है और नीचे वाली हमारे पास ही सब फील्ड होती है। प्रूफ क्या करना है, माना ये इसके अंदर एफ है, इतना सा पार्ट हमारे पास क्या है, एफ है, बस ये एल्फा इधर आ जाना चाहिए, तो हम बोल देंगे एल्फा बिलोंग करता है एफ के अंदर। यस, ईच मेंबर ऑफ एल्फा बिलोंग करता है एफ के अंदर, और एफ के अंदर करेगा तो एल्फा के अंदर ऑलरेडी है ही। तो एक बार तो हमारे पास एल्फा बाहर है, हमें इसके के अंदर लेके जाना है, और के अंदर लेके जाने के लिए हमें एक नॉर्मल एक्सटेंशन दे रखा है। नॉर्मल एक्सटेंशन को आप ऐसे समझो कि एक पॉलिनोमियल है, कुछ इस प्रकार से है x² - 3x + 2, या इसको आप ऐसे लिखिए कि x - 1 × x - 2, इसे आप एक बार मान लो px है और इसे आप मान लो एक बार qx है। तो इसका रिजल्ट एक तो क्या आएगा, x = 1, एक बार क्या सेटिस्फाई करेगा, x = 2, और ये पूरा का पूरा हमारे पास कहाँ होना चाहिए, इस स्प्लिटिंग फील्ड के अंदर होना चाहिए। मान लो यहाँ 1 भी आ गया और यहाँ 2 भी आ गया। अब आप इसकी लैंग्वेज वापिस से देखिए कि लेट qx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल का मतलब होता है कम से कम डिग्री का मानने की कोशिश करो आप। ठीक है, तो 1 डिग्री का ही मान के चलेंगे सिंगल, ये भी हमारे पास 1 डिग्री के फॉर्मेट में लेके आगे। तो खुद ये पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल है और खुद ये भी अलग से क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो हमने लिख दिया कि लेट qx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर एल्फा ओवर एफ, और एल्फा क्या है, एल्जेब्रिक है, इसलिए हमने लिख दिया फॉर एल्फा ओवर एफ। ठीक है, एंड सिंस के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड एफ यूजिंग इक्वेशन 3, तो मैं यहाँ इक्वेशन 3 को भी रफ कर रहा हूँ, ये भी हमने काम में ले ली है। एंड 1 रूट एल्फा ऑफ qx, यानी ये 2 है, कम से कम इसका 1 रूट एल्फा, एंड 1 रूट एल्फा ऑफ qx बिलोंग टू के, देखो ये 2 बिलोंग कर रहा है इसी के अंदर। देन ईच रूट ऑफ qx, तो हमारे पास ईच रूट यानी ये 1 भी के अंदर जाएगा, 2 भी के अंदर जाएगा, हर एक रूट किसके अंदर जाएगा, बिलोंग करेगा के अंदर। और अगर हर एक रूट बिलोंग करेगा के अंदर, तो देखिए अपने आप ही डेफिनेशन आ गई है स्प्लिटिंग फील्ड की। और स्प्लिटिंग फील्ड तो इसको एक जगह इकट्ठा लिख दो, px qx i.e. px × qx, या तो fx के बराबर लिखो या बोलो ये बिलोंग करता है कैपिटल f ऑफ x के। ठीक है, तो ये हमारे पास अपने आप ही आपको पता है, जैसे हम नॉर्मल एक्सटेंशंस लिखेंगे, नॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, तो ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल काम में आ गए। इसको इस प्रकार से एडजस्ट किया कि क्या बन गई है, स्प्लिटिंग फील्ड बन गई है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 गिवन थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास फिर से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने इक्वेशंस नंबर 3 भी काम में ले लिया है। अब बच के जाएंगे भी कहाँ, गिवन में हमारे पास कम से कम और कौन बच गया, इक्वेशंस 2 बच गया। इक्वेशंस 2 क्या कहता है, ये सेपरेबल एक्सटेंशन है एफ का, है ना भाई। अब हम बच के कहाँ जाएंगे, सेपरेबल को भी तो लिखना ही होगा। चलो अब तक तो इसको जैसे तैसे करते साइड करते हुए है, बट आपको पता है गिवन का पार्ट हमारे पास जब तक पूरा काम में नहीं आएगा तब तक हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ भी एडजस्ट नहीं होगा।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपका पिछला चैप्टर पढ़ा है तब तो दिक्कत आएगी नहीं, और अगर चैप्टर 9 नहीं पढ़ा हुआ है कंप्लीट चैप्टर, ऐसा नहीं कि 1-2 लेक्चर देख लिया शुरुआत का और बोला हो गई हमारी फील्ड एक्सटेंशंस पूरी, तो बिल्कुल भी ये वाली बातें आपके समझ में आई नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इक्वेशंस नंबर 3 तक काम में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यदि संभव हो तो माना कि, लेट इफ पॉसिबल, बच कौन गया भाई हमारे पास, ये सेपरेबल एक्सटेंशन हमारे पास काम में नहीं आया है, तो हम बोलेंगे लेट इफ पॉसिबल द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, या आप सीधा लिख दो, क्यूएक्स को माना था ना यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल, तो लिखो लेट इफ पॉसिबल डिग्री ऑफ क्यूएक्स ग्रेटर टू, क्योंकि आपको पता मिनिमल पॉलिनोमियल तो x की पावर 1 होती है। अब की बार इसे पूरा मान लो x² + 3x + 2, जैसे मान लो ये क्यूएक्स के बराबर मान लिया, तो मैं बोलूँ बताओ भाई डिग्री क्या है क्यूएक्स की, तो या तो 2 ले लो या 3 बहुपद ले लो, 4 बहुपद ले लो, पॉलिनोमियल ले लो। तो कहने का मतलब अगर संभव हो तो हमने मान लिया कि एक बार डिग्री ऑफ क्यूएक्स ग्रेटर इक्वल 2 है। क्यों माना, क्योंकि ये हमारे पास सेपरेबल एक्सटेंशंस की कहानी ऐसी ही है कि अगर कोई मिनिमल पॉलिनोमियल 1 डिग्री के लिए है तो उसको देखिए आप 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री तक आप ले जाने की कोशिश कीजिए। तो जस्ट इस क्यों लिखा, तो इससे बचने के लिए जस्ट आप ऐसे लिख देना नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2, तो पहले तो लिख देना यदि संभव हो तो माना कि द डिग्री क्यूएक्स ग्रेटर टू नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2। ठीक है, ऐसा लिखते ही हमारे सारी बातें इसी के अंदर समाहित हो जाएंगी। इक्वेशंस 2 पूरा लिख के बता देना अगले को, के इज सेपरेबल, कैपिटल के इज सेपरेबल एक्सटेंशन से ओवर फील्ड, एक्सटेंशन ओवर ए फील्ड एफ, एक्सटेंशन से ओवर ए फील्ड एफ। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इक्वेशंस नंबर 2 को भी काम में ले लिया है। और किस प्रकार से ये एक्सप्लेन होता है, देन ऑल द ओवर ए फील्ड एफ देन ऑल द रूट्स ऑफ, ये भी यही बताना चाह रहा है, देन ऑल द रूट्स ऑफ, देन ऑल द रूट्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि डिग्री 2 होगी तो 2 रूट आएंगे, 3 होगी तो 3 रूट, n डिग्री होगी तो n रूट आएंगे। तो हम बोलेंगे देन ऑल द रूट्स ऑफ क्यू एक्स आर डिस्टिंक्ट, यस इस चीज को समझिए, आर डिस्टिंक्ट इन कैपिटल के। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो अब आपको इतनी देर तक तो नहीं पता था सेपरेबल एक्सटेंशंस कैसे होगा, बट हमारे पास जो भी मतलब ये जैसे मान लो क्यूएक्स आएगा 2 डिग्री का मानो या 5 डिग्री का मानो, x + 2 - x - 3 x - 4, ऐसे मान लो एक बार वो 4 डिग्री का था। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ कि बताइए भाई मेरे को डिग्री ऑफ क्यूएक्स कितनी है, 4 है। कौन कौन से रूट हैं, एक 1 है, एक -2 है, एक 3 है और एक -4 है। तो देखो चारों रूट क्या आ गए, डिफरेंट डिफरेंट आ गई, समझना। अगर ये हमारे पास ऐसे होता कि इसका होल स्क्वायर और ये हटा दो, तब हमारे पास रूट क्या आता, 1 1 ऐसा। तो इतना सा ध्यान रखना, अगर 2 रूट एक समान आ जाएं तो समझ लेना वो सेपरेबल एक्सटेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, सेपरेबल एक्सटेंशन नहीं रहेगा, इसलिए हमारे पास यहाँ रूट हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा। और अरे भाई कम से कम 2 होंगे तभी तो हम डिफरेंट बता पाएंगे। मान लो एक ही रूट है x - 1, तो रूट ही एक रह गए, तो कंपेयर करने के लिए डिस्टिंक्ट चाहिए हमें भिन्न भिन्न, तो कम से कम उसकी डिग्री 2 या 2 से क्या हो, ज़्यादा हो। तो समझ लेना यहाँ कभी भी इनके रूट्स इक्वल नहीं आएंगे, सारे के सारे रूट्स क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो ये हमारे पास एक प्रकार से सेपरेबल एक्सटेंशंस था। तो देखो आपको डेफिनेशन भी नहीं रटनी पड़ी सेपरेबल की और हमारा काम भी बन गया है। तो हम लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल द डिग्री क्यूएक्स ग्रेटर टू, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2 कैपिटल K इज सेपरेबल एक्सटेंशन ओवर ए फील्ड F, देन ऑल द रूट्स ऑफ क्यूएक्स आर डिफरेंट इन K। तो आप लिख सकते हो सो देयर एग्जिस्ट, अब देखो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट आ गई, तो आप लिख सकते हो सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट,
तो आप बोल सकते हो एन एलिमेंट बीटा बिलोंग कर रहा है के अंदर। और एक पहला रूट क्या था हमारे पास, पहला रूट क्या था, एल्फा था, पहला रूट एल्फा था, दूसरा हमने बीटा माना है। क्या ये बराबर होंगे, नहीं, डिस्टिंक्ट होंगे, भिन्न भिन्न। तो आप बता दो वेयर बीटा नॉट इज इक्वल टू एल्फा सच दैट, अगर ऐसा है सच दैट तो हम बोल देंगे बीटा भी क्या हो गया, रूट हो गया किसका, के का। बीटा इज द रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्यूएक्स का, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्यूएक्स का। अरे रूट तो मूल किसका होगा, क्यूएक्स का ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेपरेबल एक्सटेंशन जो दे रखा था उन्होंने बता दी। इसका मतलब होता है कि आपके पास से जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो हमने मान लिया एक एल्फा डिफरेंट रूट है और एक बीटा डिफरेंट रूट है। तो ऐसे करते हुए हमने स्टेप बाय स्टेप्स इक्वेशन 1 काम में ले लिया, हम इक्वेशन नंबर 2 काम में ले लिया, और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 को हमने पहले काम में ले लिया था नॉर्मल एक्सटेंशन को, और 2 सेपरेबल एक्सटेंशन को हमने अभी काम में ले लिया है। ठीक है, और यहाँ तक आते आते सेपरेबल तक आते आते हमें पता चला एल्फा और बीटा बराबर नहीं है, एल्फा और बीटा बराबर नहीं है। ये भी रूट है क्यूएक्स का और ये भी हमारे पास रूट है क्यूएक्स का। ठीक है भाई, यहाँ लिख रखा है 1 रूट एल्फा है वो भी क्यूएक्स का है। तो हमने मान लिया कि बीटा भी क्यूएक्स का है और दोनों डिफरेंट है। क्यों माना, क्योंकि सेपरेबल एक्सटेंशंस गिवन है, और गिवन है तो हमारे पास ये प्रोसेस अप्लाई होगी। ठीक है भाई, गिवन है तो ये हमारे पास प्रोसेस अप्लाई होगी। तो ऐसे करते करते हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचेंगे, तो हमारे पास किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और अगर हम डायरेक्ट जंप करते हैं, कितना भी रट लेना, हो सकता है आप कुछ समय के लिए याद रख लो, पर जैसे ही पूरे रटी जाती है आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद देख लेना, वापस कुछ भी नहीं लिख पाओगे।